जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। साथियों, आज हम यहां पे 19 अगस्त 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखते हैं। 2024 का जो पेरिस पैरालंपिक होने वाला है, जो कि 28 अगस्त से स्टार्ट होगा, वहां पर आपको ध्वजवाहक कौन देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम फ्लैग बियरर कहते हैं। हु हैज बीन नेम्ड द फ्लैग बियरर एट 2024 पेरिस पैरालंपिक। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित आंतिल और भाग्यश्री जाधव। इन दोनों को आप यहां पर देखेंगे पैरालंपिक में ध्वजवाहक के लिए बनाया गया है। सुमित आंतिल को बनाया गया, भाग्यश्री जाधव को बनाया गया है। आप यहां पर सुमित आंतिल को देख रहे हैं, आपसे पूछा सकता है किस ये कौन से प्लेयर हैं, तो ये भाला फेंक खिलाड़ी है। कौन है ये? जेवलिन थ्रोअर है। इसके अलावा जो भाग्यश्री जाधव आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये शॉटपुट प्लेयर है। ठीक है, गोला फेंकते हैं ना, शॉटपुट उसे कहते हैं। तो ये जो पेरिस पैरालंपिक है, ये कब से कब तक चलेगा, तो आपको मैंने पहले भी बताया था, ये 28 अगस्त से स्टार्ट होने वाला, 28 अगस्त से लेके ये 8 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा और ये पेरिस फ्रांस में होगा। कहां पर होगा? पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन किया जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, अभी हाल ही में ओलंपिक्स खत्म हुए हैं, अब पैरालंपिक्स यहां पे होने वाला है। देखिए, पेरिस पैरालंपिक में अगर हम बात करें तो भारत अपना सबसे बड़ा दल भेज रहा है, कंटीजेंट भेज रहा है। इसमें टोटल भारतीय दल में 84 एथलीट इंक्लूड किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। इसमें 32 महिला हैं। यानी पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक बहुत बड़ा दल भेजा जा रहा है, जो यहाँ पे क्या करेगा, बहुत सारे मेडल्स के लिए फाइट करेगा। यहाँ पे हम बात करें तो भारत ने अब तक पैरालंपिक्स में काफी अच्छी परफॉर्मेंस की है, जिसमें 31 मेडल हैं, 9 गोल्ड हैं, 12 सिल्वर हैं और 10 यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल भारत को पैरालंपिक्स में मिल चुके हैं। देखिए, भारत के जो सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने यहाँ पे भारत को पैरालंपिक्स में पदक दिलाया था, वो है मुरलीकांत पेटकर। मुरलीकांत पेटकर ने 1972 में पदक दिलाया था। वहीं पे दीपा मलिक आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, शॉटपुट प्लेयर हैं, भारत के लिए उन्होंने पदक जीता है 2016 में। ठीक है, इसके अलावा अवनी लेखरा, ये शूटर हैं, ये यहाँ पे निशानेबाजी में 2020 के टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। सबसे पहला गोल्ड मेडल इन्होंने दिलाया था पैरालंपिक्स में। आइए देखते हैं दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। हाल ही में 17 नंबर के दिव्य कला मेला कहां पर शुरू हुआ है? वेयर हैज 17 दिव्य कला मेला हैज बीन बिगन। तो 17 नंबर का जो दिव्य कला मेला है, अभी रायपुर में स्टार्ट हुआ है। कहां पे स्टार्ट हुआ है? रायपुर में। देखिए, नाम से स्पष्ट है कि ये कौन से मेले की हम बात कर रहे हैं। दिव्य कला मतलब दिव्यांग जनों के लिए, हमारे जो दिव्यांग भाई हैं वो अपने यहाँ पे प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेचे जाएंगे ताकि उनको यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो 17वां दिव्य कला मेला यहाँ पर आप तस्वीर से देख रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है रायपुर, वहां पे इसका इवेंट किया जा रहा है और भारत के भी वर्तमान में जो यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ये इसका यहाँ पे इनॉग्रेशन कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। ये कब से कब तक चलेगा? तो 16 अगस्त से लेके 23 अगस्त 2024 तक ये चलने वाला है। दिव्य कला मेले की शुरुआत दोस्तों 2022 में हुई थी और इसका आयोजन कौन करता है? भारत का मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के द्वारा किया जाता है। तो जो दिव्यांग कलाकार हैं, जो यहाँ पर हमारे दिव्यांग आर्टिस्ट हैं, उनके जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे मार्केट तक पहुंचाने के लिए, आर्थिक रूप से उनको मजबूत बनाने के लिए ये दिव्य कला मेला आयोजित किया जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे मेलों की बात आई है तो भारत के कुछ प्रमुख मेलों को यहाँ पे रिवाइज करते हैं। आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स पे आंसर देते रहिएगा। तो गंगा सागर मेला कहाँ पे लगता है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला लगता है। नेक्स्ट है हेमिस गोम्पा मेला। ये कहाँ पे लगता है दोस्तों? तो लद्दाख में हेमिस गोम्पा मेला आयोजित किया जाता है। अगला है अंबुबाची मेला। ये कहां पे लगता है दोस्तों? असम में अंबुबाची मेला यहां पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब है नैना देवी मेला। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि नैना देवी मेला कहां पे लगता है। ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे दीजिए। चलिए, अगला सवाल है, भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो अभी दोस्तों हाल ही में हमारे गृह सचिव चेंज हुए थे, अब यहाँ पे रक्षा सचिव भी चेंज हो गए हैं। रक्षा सचिव जो होता है वो यहाँ पे रक्षा मंत्री को असिस्ट करता है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो उनकी यहाँ पे हेल्प करता है। तो यहाँ पे राजेश कुमार आपको याद रखना है, भारत के नए डिफेंस सेक्रेटरी बने राजेश कुमार जी।
तो दोस्तों कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति होती है जिसे हम अपॉइंटमेंट कमेटी कहते हैं, उन्होंने राजेश कुमार को नया डिफेंस सेक्रेटरी अपॉइंट किया है। अभी तक भारत के कौन यहां पे रक्षा सचिव थे? वो थे गिरधर अरमाने। कौन थे? गिरधर अरमाने। एंड ही विल रिप्लेस गिरधर अरमाने। तो गिरधर अरमाने की जगह पे राजेश कुमार नए यहां पे रक्षा सचिव अपॉइंट किए गए हैं। अब दोस्तों गिरधर अरमाने जो हैं ये 31 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है, उसको भी मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर आप देखिए पुण्य सलीला श्रीवास्तव, यहां पर आप देख सकते हैं, इनको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव यहां पे अपॉइंट किया गया है। तो भारत की जो यहां पर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेक्रेटरी यहां पे बनाई गई हैं, पुण्य सलीला श्रीवास्तव बनाई गई हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रेसिडेंट के विशेष कर्तव्य अधिकारी यानी ड्यूटी स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर कौन बनाया गया है, तो दीप्ति उमाशंकर यहां पे बनाए गए हैं। अभी हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव बनाए गए, इनका नाम है कटी कीथला श्रीनिवास। क्या नाम है? कटी कीथला श्रीनिवास इनका नाम है। ओके, यहां पर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सेक्रेटरी है दीप्ति गौड़ मुखर्जी। व्यय विभाग वित्त मंत्रालय के सचिव है मनोज गोविल। तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जो मैंने आपको बताई है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी। दोस्तों आपके लिए यहां पे 3 क्वेश्चन है। कंप्यूटर की खोज किसने की, आपको आंसर बताना है। कोशिका की खोज किसने की है, और यहां पर स्पेस में जाने वाली पहले भारतीय कौन है। इन 3 क्वेश्चन का आंसर आपको अवश्य रूप से कमेंट बॉक्स पे देना है। आइए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर रहा। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना हैज बीन लॉन्च्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना हाल ही में स्टार्ट की गई है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्टार्ट की गई है। 15 अगस्त के मौके पर मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना स्टार्ट की गई। ठीक है, तो हमारे जो यहाँ पे यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, इसकी घोषणा 15 अगस्त को इन्होंने की थी। हाल ही में योजना स्टार्ट की गई है और नाम से स्पष्ट है कि इसका ऑब्जेक्टिव है हमारे जो यूपी के राज्य के युवा हैं उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देना, नए नए रोजगार के अवसर यहाँ पे प्रदान करना और नए युवा एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करना ताकि वो अपना बिजनेस को सेटअप कर सके। क्लियर है? तो दोस्तों 10 लाख नए एमएसएमई स्थापित करना है। एमएसएमई मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्लियर है? अब दोस्तों यूपी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स में आपको पढ़ा देता हूं जो आपको पता होने चाहिए। हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव हुआ है। आम महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ है? अवध शिल्प ग्राम में इसका आयोजन किया गया है। दोस्तों हाल ही में टाटा पावर ने फैसला किया है कि यूपी में घर घर सोलर पहल स्टार्ट किया जाएगा, यानी यहाँ पे सोलर पैनल्स रूफ में लगाए जाएंगे ताकि बिजली की बचत हो और हम यहाँ पे सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सके। दोस्तों हाल ही में यूपी सरकार ने फैसला किया है कि जो नेपाल की बाउंड्री है वहां पे मित्र वन स्थापित करा जाएगा ताकि यहाँ पे वनीकरण को बढ़ाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा पेड़ों का यहाँ पे पेड़ लगाया जा सके। दोस्तों यूपी सरकार ने हाल ही में लखीमपुर खीरी में 2000 करोड़ की लागत से एक बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने का फैसला किया है। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इवेंट की मेजबानी हाल ही में किस देश के द्वारा की गई है? द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इवेंट हैज बीन होस्टेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इवेंट की मेजबानी यहां पे भारत के द्वारा की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया के द्वारा यहां पे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इवेंट की मेजबानी की गई है। और फ्रेंड्स ये 17 अगस्त को इवेंट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। ये क्या है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इवेंट? आइए मैं आपको समझाता हूं। देखिए इसमें उन देशों को शामिल किया जाता है जो विकास की यहां पे विकास की धारा में बढ़ रहे हैं, यानी विकासशील देश यहां पर जो अंडर डेवलप कंट्री है वो इन पे आते हैं। यहां पे इसका मकसद होता है कि हम किस प्रकार से उनके डेवलपमेंट को आगे ले जा सकते हैं। तो विकास में भागीदार देशों की मदद के लिए ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव पीएम मोदी जी ने रखा है, आप यहां पे देख सकते हैं। तो साथियों अभी 2022 में जब G20 हुआ था इंडोनेशिया में, G20 पिछले साल भारत में हुआ था, इस साल G20 ब्राजील में हुआ है, नेक्स्ट ईयर साउथ अफ्रीका में होगा। तो यहाँ पे 2022 में ही वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की शुरुआत की गई है जिसमें अंडर डेवलप कंट्रीज को यहाँ पे आगे ले जाना है। तो ग्लोबल साउथ 100 से ज्यादा देशों का समूह है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे अफ्रीका
और यहाँ पे एशिया के जो कुछ देश हैं जो यहाँ पे अंडर डेवलप्ड हैं, वो उन देशों का यहाँ पे समूह है जो कम विकसित हैं इकोनॉमिकली। ठीक है, इसमें एशिया और अफ्रीका के देश बेसिकली आते हैं। क्लियर है? ग्लोबल साउथ में कौन कौन से देश आते हैं मैंने आपको बता दिया। अब फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन रिवाइज कराने वाला हूँ जो अभी हाल ही में हुए हैं। तो 24वां एससीओ समिट, 24 नंबर का एससीओ समिट कहां पे हुआ? कजाकिस्तान में हुआ है। ठीक है, कजाकिस्तान में हुआ है। अगर मैं पूछूं कहां पे हुआ है, तो कजाकिस्तान की कैपिटल जो है अस्ताना में ऑर्गेनाइज किया गया। 112वां नंबर का अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो जेनेवा में हुआ है। कहां पर हुआ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। कहां पर हुआ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में ऑर्गेनाइज किया गया है। G7 शिखर सम्मेलन ये कहां पर हुआ फ्रेंड्स? तो इटली में हुआ है। G7 शिखर सम्मेलन पिछले साल जापान में हुआ था, इस साल इटली में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाल ही में किस देश ने अपने ही देश के नागरिकों को देश छोड़ने के लिए ऑफर दिया है? विच कंट्री हैज ऑफर्ड इट्स ओन सिटीजन टू लीव द कंट्री? यानी अपने देश के नागरिकों को कहा है कि आप देश छोड़ के चले जाइए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन देश ने कहा है कि आप अपने देश को छोड़ के जा सकते, अगर आपको अपने देश की संस्कृति या फिर किसी भी कारण से आपको स्वीडन पसंद नहीं आता है तो आप छोड़ के चले जाइए, हम आपको पैसा भी देंगे। तो ऐसा कंट्री बहुत ही कम होते हैं जो अपने देश को कहे, अपने देश से कहे कि आप चले जाइए। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है स्वीडन की इमिग्रेशन मंत्री, इनका नाम है मारिया माल्मर स्टेनगार्ड। इन्होंने कहा है कि स्वीडन की अगर आपको कल्चर पसंद नहीं है या फिर आपको यहाँ के लोग पसंद नहीं, आप लोगों से आप उतने अच्छे से घुल मिल नहीं पा रहे हैं, तो आप स्वीडन छोड़ करके आसानी से जा सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, तो पहले विदेश से आकर स्वीडन में बसने वाले लोगों के लिए नियम था, लेकिन अगर जो स्वीडन में ही जन्म ले चुका है, जो वहां का जन्मजात नागरिक है, उनके लिए भी अभी यहाँ पे प्रावधान बना दिया गया है। अगर आपको देश की संस्कृति किसी भी कारणवश नहीं पसंद है तो आप देश छोड़ के जाइए, हम इसमें आपको 80,000 रुपए भी देंगे। यदि कोई स्वीडिश नागरिक यहाँ पे देश को छोड़ता है तो उनको 80,000 रुपए मिलते हैं, 10,000 स्वीडिश क्रोन भी यहाँ पे उनको प्रदान किए जाते हैं। अगर कोई बच्चा देश छोड़ के जाता है तो उसको 40,000 रुपए मिलता है और किराए के पैसे भी यहाँ पे दिए जाते हैं। अगर आप स्वीडन में देखें तो बहुत सारे देशों से यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है आकर के यहाँ पे बसे हैं, जैसे सीरिया है, ईरान है, इराक है, सोमालिया है। यहाँ पे ज्यादा आबादी इन लोगों की देखने को मिलती है स्वीडन में। तो कुल मिलाकर के इनका मकसद है आप हमारे देश को छोड़ के चले जाइए और हम आपको इनडायरेक्टली यहाँ से इन देशों के नागरिकों को बाहर करना चाहते हैं। ठीक है, ये इसका मकसद है। अब दोस्तों बात यहाँ पे स्वीडन की आई है, तो स्वीडन की लोकेशन को आप जरा देखिए। आप यहाँ पे बाल्टिक सागर देख रहे हैं, बाल्टिक सागर के ऊपर आप देखिए स्वीडन है, इसकी कैपिटल स्टॉकहोम है, स्वीडन से लगा नॉर्वे है और स्वीडन से लगा फिनलैंड, जिसे 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। तो स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है, यहाँ के सम्राट हैं कार्ल्स 6 गुस्ताफ। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है इसके सम्राट कौन है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उल्फ क्रिस्टसन। क्या नाम है? उल्फ क्रिस्टसन। दोस्तों स्वीडन अभी हाल ही में नाटो में शामिल हो गया है। इसके पहले जो 31 कंट्री यहाँ पे शामिल हुआ था वो फिनलैंड था, और 32 नंबर का कंट्री अब यहाँ पे नाटो में शामिल हुआ है वो स्वीडन है। तो टोटल नाटो में 32 देश आते हैं। दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं वो स्वीडन में ही दिए जाते हैं। ठीक है, स्वीडन में 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे देश में दिया जाता है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा जो आपको मैंने बताया है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आइए देखते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कितने देश की आधिकारिक यात्रा पर हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड टेक्सटाइल पवित्रा मार्गरीटा इज ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू हाउ मेनी कंट्रीज? तो देखिए हमारे भारत के जो विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री हैं पवित्रा मार्गरीटा, ये 5 कंट्रीज की विजिट पर गए हैं। कितने देशों की? 5 देशों की विजिट पर ही निकले हैं। आप पहले तो यहाँ हमारे देश के जो यहाँ पे मंत्री हैं इनको आप देख सकते हैं पवित्रा मार्गरीटा, ताकि आपके दिमाग में छप जाए। तो ये 5 देश कौन कौन से हैं? तो पहला ग्वाटेमाला है, दूसरा डोमिनिकन गणराज्य है, तीसरा त्रिनिदाद और टोबैगो है, और चौथा यहाँ पे अल सल्वाडोर है, और 5वां देश पनामा है। ये 5 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कहाँ के लिए जा रहे हैं भाई? तो ये इसलिए जा रहे हैं ताकि वहां पर जाकर के भारत और उन देशों के बीच में रिलेशनशिप को मजबूत किया जा सके। वो ट्रेड में हो गया और यहाँ पे
डिफेंस में हो गया, बहुत सारे सेक्टर्स पे दो देशों के बीच में समझौते होते हैं। तो ये पहली इनकी आधिकारिक यात्रा जब से ये विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री बने हैं। तो इसका उद्देश्य यही है, जो लैटिन अमेरिका है और जो कैरिबियाई देश है उनके बीच में भारत के संबंधों को आगे बढ़ाना। तो ये जब डोमिनिकन गणराज्य जाएंगे, डोमिनिकन रिपब्लिक जाएंगे, वहां के जो राष्ट्रपति लुइस एबिनेडर है वहां पे शपथ ग्रहण जो है वहां पे भारत की तरफ से शामिल हुए अभी जब ये गए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ग्वाटेमाला की यात्रा के दौरान इन्होंने यूनेस्को हेरिटेज सिटी एंटीगुआ का भी दौरा करेंगे। डोमिनिकन गणराज्य की कैपिटल क्या है दोस्तों? सेंटो डोमिंगो इसकी कैपिटल। मैं अब आपको पांचों देशों की कैपिटल बता रहा हूं। ग्वाटेमाला की कैपिटल ग्वाटेमाला सिटी है। एल सल्वाडोर की कैपिटल सैन अल सल्वाडोर है। त्रिनिदाद और टोबैगो की कैपिटल यहाँ पे पोर्ट ऑफ स्पेन है। पनामा की कैपिटल पनामा सिटी है। आप ये सारे जो आप यहाँ पे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज देख पा रहे हैं, एल सल्वाडोर कहाँ पे है ये दिखाता हूं मैं आपको। तो नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, तो ये आपको एल सल्वाडोर दिखने को मिल रहा है। ग्वाटेमाला आप यहाँ पर देखिए, ठीक है। त्रिनिदाद और टोबैगो, त्रिनिदाद और टोबैगो ये यहाँ पे होना चाहिए, इसमें दिख नहीं रहा है। त्रिनिदाद और टोबैगो ये कैरिबियन है। और ये पनामा आपको देखने को मिला। और क्या बचा, कौन सा देश बचा? डोमिनिकन रिपब्लिक। तो डोमिनिकन रिपब्लिक यहाँ पे मैप में नहीं शो हो रहा है, ये यहाँ पे है। तो आप इन पांचों देशों को देख सकते हैं। आप एक बार सर्च भी कर लीजिएगा, हमारे कंटेंट राइटर ने दूसरे यहाँ पे लोकेट नहीं कर पाए हैं, केवल यहाँ पे 4 देशों को मैं आपको दिखा पाया हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आई चलते हैं। हाल ही में स्टारबक्स के जो सीईओ हैं वो कौन बनाए गए? हु हैज रिसेंटली बिकम द सीईओ ऑफ स्टारबक्स? तो स्टारबक्स के जो सीईओ बनाए गए हैं उनको याद रखना है आपको। ये है ब्रेन निकोल। क्या नाम है इनका? ब्रेन निकोल इनका नाम है। ठीक है, तो स्टारबक्स के सीईओ बनाए गए। इनके पहले लक्ष्मण नरसिम्हन स्टारबक्स के सीईओ थे। ये स्टारबक्स क्या है, आपने देखा होगा, अमीरों का आप कॉफी सेंटर कह सकते हैं, अमीरों का चाय सेंटर कह सकते हैं। तो ब्रेन निकोल यहाँ के सीईओ बनाए गए हैं। तो स्टारबक्स ने ब्रेन निकोल को नया सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया है। ये भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन की जगह लेंगे, जो मैंने आपको बताया। ये लक्ष्मण नरसिम्हन है और ये आप देखिए ब्रेन निकोल है। दोस्तों ये जो आपका स्टारबक्स है ये इंटरनेशनल कॉफी हाउस चेन है जिसका हेडक्वार्टर सिएटल वाशिंगटन में है। दुनिया भर में अनेक जगहों पर इसकी ब्रांचेस है, भारत में आपने तो देखा ही होगा। तो 50 देशों में स्टारबक्स है, दुनिया की कॉफी हाउस कंपनी, हालांकि घाटे में चल रही। इतनी महंगी कॉफी बेचोगे तो घाटे में रहोगे। हमारे आसपास के जो लोकल वेंडर्स हैं, है ना, वो इतनी अच्छी चाय कॉफी देते हैं, आपके यहाँ बहुत रेयर केस होता है। आजकल हर व्यक्ति समझदार है। स्टारबक्स की स्थापना कब हुई है? 1971 में हुई है। अब देखिए दोस्तों, विभिन्न कंपनियों के सीईओ को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। तो सुंदर पिचाई जो है किस देश के किस कंपनी के हैं? तो गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई है। नील मोहन की हम बात करें तो यूट्यूब के सीईओ कौन है, जिसमें हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यूट्यूब के? मार्क जकरबर्ग फेसबुक के सीईओ हैं। एंडी जैसी किसके सीईओ हैं? अमेजन के सीईओ हैं। अमेजन के सीईओ कौन है? एंडी जैसी हैं। क्लियर है? चलिए 9वां क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। दादर, पनवेल, कांदिवली और दहिसर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है। यह योजना कब शुरू की गई थी? आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए जो अमृत योजना है, अमृत भारत स्टेशन योजना 2023 लास्ट ईयर से स्टार्ट हुई है। इसका मकसद है जितने भी भारत में अभी वर्तमान में रेलवे स्टेशन है उसका आधुनिकीकरण करना, मॉडर्नाइज करना, इसका ये मकसद है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वहां पे जो इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज है, स्वच्छ पानी हो गया, वाईफाई कनेक्टिविटी हो गया, अगर कोई दिव्यांग जा रहा है तो उसको व्हील चेयर प्रोवाइड करना, जो बेसिक एसेंशियल यहाँ पे फैसिलिटीज हैं जो स्टेशन में होनी चाहिए वो यहाँ पे प्रदान करना अमृत भारत स्टेशन योजना का मकसद है। क्लियर है? तो रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास यानी रीडेवलपमेंट इसका मकसद है अमृत भारत स्टेशन योजना का। 2023 में इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, नई नई सुविधाएं प्रदान करना, जो यहाँ पे पहले से सुविधा उसको अपग्रेड करना, ये इसका मकसद है। अब धीरे धीरे अपग्रेड भी हो रहा है, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन में लगातार फैसिलिटीज बढ़ रही हैं। अब देखिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, एक बार मैं उससे भी रिवाइज करा देता हूं। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये 11 जनवरी 2023 को स्टार्ट हुई है। आरोग्य मैत्री इसमें 13 जनवरी 2023 को स्टार्ट किया गया। जलजन अभियान
16 फरवरी 2023 को स्टार्ट किया गया। हर घर 1 करोड़ यहाँ पे जो उनके 1 करोड़ घरों पर उनके छतों में यहाँ पे सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, मुफ्त बिजली 300 यूनिट मिलेगी। 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्टार्ट हुई है। अमृत धरोहर योजना पिछले साल 5 जून 2023 को स्टार्ट की गई। 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, किस दिन को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाया जाता है? विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। तो किस दिन को मानवतावादी दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 19 अगस्त को आपको याद रखना है, इस दिन को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 अगस्त को मैंने आपको पढ़ाया था वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है, विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है, अंगदान दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है, ठीक है, जो विभाजन हुआ था उसके लिए यहाँ पे 14 अगस्त को ये डे मनाया जाता है। तो 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। यहाँ पे उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि दी जाती है जो मानवतावाद को बढ़ाने के लिए, जो ह्यूमैनिटी को बरकरार रखने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। तो पहली बार 2009 में मनाया गया था। दोस्तों इराक में यूनाइटेड नेशन के विशेष प्रतिनिधि भेजे गए थे, सर्जियो वियरा डी मेलो, तो इनकी याद में मनाया जाता है। इनकी 2003 में बगदाद में एक बम हमले में यहाँ पे मारे गए थे और इसके बाद से ये मनाया जाने लगा कि हमें मानवतावाद को बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, ह्यूमैनिटी को बरकरार रखना चाहिए, ठीक है। अब अगस्त महीने के इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर रिवाइजन कर देते हैं ताकि आपको वो सारे डेज भी याद हो जाए। तो देखिए विश्व लंग कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व लंग कैंसर दिवस जो है 1 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय तरबूज दिवस 3 अगस्त को, हृदय प्रत्यारोपण दिवस 3 अगस्त को। यहां पे विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को यह मनाया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मदर टेरेसा जी की जयंती कब मनाई जाती है? 26 अगस्त को। महिला समानता दिवस 26 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे 30 अगस्त को मनाया जाता है। तो सारे इंपॉर्टेंट डेज हमने पढ़ लिए जो अगस्त से रिलेटेड थे। अब प्यारे साथियों यहां पे हम रिवीजन करेंगे, हम यहां पे रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज RRR और जीके नहीं होगा और इसके अलावा एक और सेशन होता है RRR जीके और आपका ल्यूसेंट साइंस, ठीक है। तो ये आपका 3 यहाँ पे सेशन नहीं होगा, एक लास्ट में टेस्ट भी होता है। कारण ये कि मुझे ट्रेन पकड़नी है और रक्षाबंधन है, बहन से राखी बंधवाने घर जाना है। मैं इंदौर में हूँ, रीवा जा रहा हूँ और मैं वहाँ पर राखी बंधवाने जा रहा हूँ। तो 2 दिन आपकी क्लासेस जो है विदाउट फेस आएंगी। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, मेरे 2 प्रकार से पढ़ाने का तरीका है, एक फेस के माध्यम, स्टूडियो के माध्यम से। 2 दिन मैं घर में रहूंगा और 2 दिन मैं आपको वहां से क्लास प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। क्लियर है? चलो आइए देखते हैं, यहां पर रिविजन करते हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से कितने मिनट का भाषण दिया है? तो इन्होंने 103 मिनट का भाषण दिया है। जम्मू कश्मीर में कितने साल के बाद विधानसभा चुनाव आयोजित किए जाएंगे? तो 10 साल के बाद यहाँ पे चुनाव आयोजित किए जाएंगे फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं कि 3 फेजेस में चुनाव होंगे। इसरो के EOS 8 सैटेलाइट किस रॉकेट से प्रक्षेपित किए गए हैं? तो फ्रेंड्स 16 अगस्त को प्रक्षेपित किए गए हैं। SSLV D3 भारत का सबसे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइतोंगार्तन शिनवात्रा किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? ये किस देश की प्राइम मिनिस्टर बनी है? तो थाईलैंड में यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनी है। दूसरी महिला प्रधानमंत्री, सबसे कम उम्र की है। साइंटिस्ट RN अग्रवाल का हाल ही में निधन हो गया, किस मिसाइल के जनक माने जाते हैं? तो अग्नि मिसाइल के जनक माने जाते हैं साइंटिस्ट RN अग्रवाल। पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारत के कितने खिलाड़ियों का दल भेजा जा रहा है? तो 84 खिलाड़ियों का दल यहां पे भेजा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के स्पेशल डायरेक्टर जनरल DG कौन बने हैं? तो जम्मू कश्मीर के DG बने नलिन प्रभात। डेंगी ऑल किस रोग की वैक्सीन है जिसके तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया है? तो डेंगू की वैक्सीन है जिसका यहां पे ट्रायल किया जा रहा है। एम्फिल तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? तो एम्फिल तूफान ने जापान को भी इफेक्ट किया है, जापान को प्रभावित किया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कौन सा रेडियो कार्यक्रम शुरू किया है? तो देखिए इसका नाम है किसान से बात।
दोस्तों आपके लिए सवाल है, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना किस राज्य में शुरू की गई? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना हैज बीन लॉन्च्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे बताना है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो हमारे नए छात्र हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं, जो नए हमारे छात्र हैं उनके लिए आपको इंपॉर्टेंट जानकारी मैं दे दूं। देखिए, जो नए छात्र बार बार कमेंट बॉक्स से पूछते पीडीएफ कहां पे मिलेगी और हमारी एप्लीकेशन से क्या क्या फायदा हो सकता है, मैं आपको पूरा पहले बता देता हूं, फिर क्लास को एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहां पर हमारी स्टडी कर एप्लीकेशन देख सकते हैं, जहां पर आपको आज की क्लास की पीडीएफ ठीक आधे घंटे बाद मिल जाएगी डेली करंट अफेयर्स की। फिर आप ई बुक सेक्शन में जाना, जहां पर आप ई बुक सेक्शन में जब जाओगे तो हर महीने की करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आप पढ़ सकते हो। टॉपिक वाइज मैराथन, ईयरली, हाफ ईयरली पीडीएफ। जब ईयरली हाफ ईयरली में आपको जनवरी से लेकर अगस्त तक 8 महीने की 500 एमसीक्यू के साथ, यहां पे डिटेल्स के साथ, पहले पूरा डिटेल्स है फिर 500 एमसीक्यू भी है। आप यहां पे जनवरी से अगस्त आप लोगों का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है हर एग्जाम में, तो आप इसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आप जब टेस्ट सीरीज में जाओगे तो आप टेस्ट सीरीज में जब जाओगे तो डेली करंट अफेयर्स का डेली आपको टेस्ट देना होता है, ठीक है। और इसके अलावा आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, मंथली करंट अफेयर टेस्ट दे सकते हो, ये आपको इसका फायदा मिलने वाला है। आप यहां पे टेस्ट पास में जाओगे तो टेस्ट पास में 3000 प्लस टेस्ट है आपके लिए, 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और डेली टेस्ट देते इसी प्रकार से आपकी रैंक पर होती है। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और प्यारे दोस्तों, स्टैटिक जीके की बुक हमने लॉन्च की है, जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको प्रोवाइड की जा रही है, दोनों मीडियम में, और ये आपके घर तक अवेलेबल है, ठीक है। आप इसे जो है हमारी वेबसाइट से आप ऑर्डर कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स पे जो पहला लिंक है एप्लीकेशन के बाद, आप वहां से यहां पे डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, जब आप ये बुक घर में मंगवा लोगे तो मैं आपको पेज दूंगा, मैं आपको टॉपिक दूंगा, फिर उसका आप टेस्ट टेलीग्राम में देना। डेली आपको सुबह होमवर्क मिलेगा, रात को आपका टेस्ट होगा, तो आप तैयार हो जाओ एक नई चीज के लिए, आपको टेस्ट भी देना है। तो फ्रेंड्स अब चलने का समय हो गया है, मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। रक्षाबंधन का जो त्योहार है, भाई बहन का त्योहार है, इस त्योहार में अपनी बहनों की रक्षा कीजिए। और जो हैवानियत यहाँ पे लड़के दिखा रहे हैं तो गलत है, बहुत गलत कर रहे हो आप, क्योंकि कुछ बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो आपने अभी यहाँ पे कोलकाता का केस देखा, वो दिल को झकझोर कर देने वाला केस था। साथियों ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लड़कियों की जिम्मेदारी लड़कियों की रक्षा करना, और हम उनकी रक्षा करेंगे। मैं अपनी सभी बहनों को कहता हूं जो मेरे साथ यहाँ पे क्लास में जुड़ी हुई हैं, अगर आपको कोई समस्या आती कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। हमारे सारे भाई मिल करके आपके साथ हमेशा हैं। और इस रक्षाबंधन के जो अवसर पर मैं राजा गुप्ता आप लोगों का जो भाई हूँ, मैं वादा करता हूँ कि आपके साथ मैं हमेशा हूँ। क्लास में चलिए मैं एज अ टीचर तो हूँ ही, आपको पढ़ा ही रहा हूँ, उसके बाद भी मैं आपके साथ हूँ। आप मुझे बताइए अपनी प्रॉब्लम्स किसी तरह की आपको लगता है तो एज अ भाई मैं आपसे वादा करता हूँ। मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बाय बाय।